जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे कक्षा 10वीं के अध्याय नंबर 11 विद्युत को। और बेटा हमने इसके पहले विभवांतर, विभव एवं विद्युत धारा के बारे में बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता के बारे में। यहां से भी बेटा आपको बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं बेटा प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है बेटा रुकावट। जैसे आप मान के चलो, आप बेटा गाड़ी में या साइकिल में कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में जो ट्रैफिक आता है वो आपके रास्ते में क्या बनता है? रुकावट। उसी तरह से जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती मतलब कि आवेश दौड़ता है, भागता है, तो उसके रास्ते में बच्चों जो रुकावट आती वही उसका क्या कहलाता है? प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या है सबसे पहले हम इसे समझेंगे। हेडिंग डाल लेंगे बेटा आप भी, प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं बेटा हम? कि विद्युत धारा के रास्ते में जो रुकावट आती है वही क्या कहलाती? प्रतिरोध। यानी कि धारा प्रवाह में, धारा प्रवाह में आने वाली रुकावट, आने वाली रुकावट क्या कहलाती है बेटा? प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, रुकावट प्रतिरोध कहलाती है। इस तरह से हम प्रतिरोध की परिभाषा बड़े आराम से लिख सकते हैं बेटा कि धारा के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिरोध। ठीक है, अब प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने पिछली क्लास में बेटा ओम के नियम में समझा है। ओम का नियम क्या कहता था? V बराबर आई आर। क्या कहता था बेटा? V बराबर आई आर, जहां V था विभवांतर, I थी विद्युत धारा और R था क्या? प्रतिरोध। अगर बच्चों यहां से मैं लिखना चाहूं R बराबर, तो क्या लिख सकता हूं? V बटे I। R बराबर क्या हो जाएगा बेटा? V बटे I, यानी कि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। प्रतिरोध का सूत्र बन गया क्या? प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। इसे ही बच्चों हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध। तो कुल मिला के बेटा विद्युत धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट प्रतिरोध कहलाती है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं और बेटा R का सूत्र क्या है? V बटे I। अब चलिए हम देखते हैं आगे और इसकी इकाई की बात करते हैं। तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है बेटा, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होगी? प्रतिरोध की एसआई इकाई ये होती है बेटा ओम। जो ओम का नियम हमने पढ़े उसको किसने दिया था बेटा? एक वैज्ञानिक ने, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्हीं के नाम पर इसकी इकाई बनाई गई है क्या? ओम। ओम होती है, इसको बेटा हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओम लिखें आप या तो बेटा ऐसा बना दे ओमेगा, बात एक ही होती है ना, ओमेगा होती है। तो ध्यान रखें बेटा, ये पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध की एसआई इकाई बेटा क्या है? ओम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं। अगर मान के चलो पेपर में बेटा आपको पूछ लिया एक ओम की परिभाषा लिखिए। ठीक है, ओम को हम ऐसा भी लिख सकते हैं या बेटा ऐसा ओमेगा भी हम बना सकते हैं। एक ओम की परिभाषा लिखना है तो ध्यान दें कहां से बनेगा। हमने सूत्र पढ़ा R बराबर V बटे I। आपको ये सूत्र याद नहीं करना है, आपको तो बच्चों याद करना है V बराबर आई आर। ओम का नियम याद कर लीजिए, V बराबर आई आर। यहां से बेटा हम सारे सूत्र बना लेंगे। कैसे? अगर मान लो R चाहिए मुझे तो I को बटे में ले आओ, तो R बराबर हो जाएगा V बटे I। अगर I चाहिए तो V बटे R कर लो आप। तो एक ही सूत्र से हम कई सूत्र बना सकते हैं। अभी क्या है, R की इकाई होती है बच्चों ओम। आर की इकाई क्या होती है? ओम। या तो ओम लिख लो आप या ओमेगा बना लो, बात एक ही। V मतलब है विभवांतर, विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट। विभवांतर की इकाई होती है बच्चों वोल्ट। और I मतलब धारा, धारा की इकाई होती है एम्पियर। ठीक है, धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। अब अगर मुझे एक ओम की परिभाषा लिखना है तो मुझे विभवांतर को भी एक ओम, एक वोल्ट करना होगा बेटा, और धारा को भी एक एम्पियर करना होगा।
यदि मैं 1 ओम की परिभाषा लिख रहा हूं तो विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए और धारा 1 एम्पियर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब परिभाषा हम बड़े आराम से लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे बेटा। यदि किसी चालक के सिरों पर, चालक मतलब बेटा जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसकी बात हम कर रहे हैं ना, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर कितना हो बेटा, 1 वोल्ट। विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो बच्चों, धारा होनी चाहिए 1 एम्पियर। 1 एम्पियर हो तो उसके उसका प्रतिरोध कितना कहलाता है बेटा, 1 ओम कहलाता है। उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। 1 ओम क्या है, यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर। विभवांतर बेटा कितना हो, 1 वोल्ट तथा धारा 1 एम्पियर हो तो प्रतिरोध कितना कहलाता है, 1 ओम। ठीक है, अब बेटा होता क्या है, कुछ कारक है जिन पर हमारा प्रतिरोध, हमारा नहीं बेटा सुचालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो हेडिंग डाल लेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ कारकों की मैं यहां पर बात करूंगा जिनके ऊपर हमारा प्रतिरोध बेटा निर्भर करता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से करने जा रहा हूं बेटा मैं। एक नए शब्द को, एक नई परिभाषा को यहां से हम आगे पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों में बेटा सबसे पहला कारक होता है चालक तार की लंबाई। जो आपका चालक तार है, चालक तार की लंबाई, उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा बेटा प्रतिरोध। अब लंबाई का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। लंबाई का मतलब है बेटा कि जिस चालक तार से आप प्रतिरोध, जिस चालक तार से आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है, इस पर प्रतिरोध निर्भर करेगा। इसको ऐसे समझे बच्चों, आप मान लो अपनी साइकिल से या बेटा अपनी स्कूटी से जा रहे हैं। आप जा रहे हैं, दो अलग अलग रोड है। एक रोड कैसी बेटा, छोटी है, मतलब कि आप 1 किलोमीटर जाना है, और दूसरी रोड में आपको 2 किलोमीटर जाना है। फिर से सुने बेटा, दो अलग अलग रोड है, आप एक रोड में 1 किलोमीटर जाना चाहते हो, दूसरी रोड में 2 किलोमीटर। तो बताइए कहां रुकावट ज्यादा मिलेगी, कहां ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा। तो पक्की बात है बेटा, ट्रैफिक तो हमें जहां 2 किलोमीटर जाना है वहां पर ज्यादा मिलेगा, यानी कि लंबाई जितनी ज्यादा चलेंगे रुकावट उतनी ज्यादा आएगी। तो यही बात बेटा यहां भी लागू होती है कि चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ज्यादा होगा। मान लो बेटा एक तार है, मान लो एक्स, एक्स इसकी क्या है, लंबाई, ठीक है, और इसका प्रतिरोध है आर। अगर मैं इसको बढ़ा के 2x कर दूं तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। हम बोलेंगे सर क्योंकि चालक तार की लंबाई 2 गुनी हो गई तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि आर था तो हो जाएगा 2r। यदि चालक तार की लंबाई 3 गुनी कर दूं तो प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि चालक तार की लंबाई को जिस अनुपात में बढ़ाया जाएगा प्रतिरोध उसी अनुपात में बढ़ेगा। एक को बढ़ाने पर बेटा अगर दूसरा भी उसी अनुपात में बढ़ता है तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं समानुपाती। यानी यहां से हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। जितने गुना चालक तार की लंबाई बढ़ाई जाती है प्रतिरोध उतने गुना बढ़ जाता है। या ऐसा भी हो सकता है बेटा, चालक तार की लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घट जाता है। जैसे आपने चालक तार की लंबाई आधी कर दी है तो प्रतिरोध भी हो जाएगा कितना, आधा।
इसे हम कह सकते हैं बेटा कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध को बच्चों हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं यहां पर, आर से, ठीक है। उसकी लंबाई के, उसकी लंबाई, यहां पर बच्चों हम लंबाई ले रहे हैं एल, स्मॉल एल, छोटा एल बेटा, लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होने का मतलब बेटा मैंने आपको समझाया कि अगर एक को डबल करें दूसरा भी डबल हो जाए, एक को 3 गुना करें दूसरा भी 3 गुना हो जाए, तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, समानुपाती। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रतिरोध आर समानुपाती होता है एल के। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे क्या रखेंगे, याद, ठीक है ना, आगे चल के हमें काम पड़ने वाली है। प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के, ठीक है बेटा। चलिए अब दूसरे कारक पर चलते हैं हम। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारक है वो है क्या, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करेगा प्रतिरोध, ये हम समझना चाह रहे हैं। तो कैसे करेगा बेटा, अच्छा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलो, या बेटा इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो चालक तार की मोटाई, एक ही बात होगी, है ना। क्यों एक ही बात बोल रहा हूं मैं, समझिए। होता क्या है बेटा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब पहले अपन जाने कि ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आखिर है क्या चीज, ठीक है। देखते हैं बेटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मान लीजिए मेरे पास एक तार है, मान के चलो बेटा ऐसा कोई एक ये तार है, इसकी लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, ये पढ़ लिया हमने। अब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है बेटा, ये जो कहलाता है, जैसे आपने एक तार को लिए और ऐसा काटे, तो ये जो क्षेत्रफल होगा बेटा इसी को क्या कहते हैं हम, ये जो क्षेत्रफल होगा इसे ही बच्चों हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी कि तार की मोटाई, क्षेत्रफल ज्यादा है मतलब तार ज्यादा मोटा है, क्षेत्रफल कम है मतलब पतला तार है। तो यहां पर बेटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर प्रतिरोध कैसे निर्भर करेगा, ये बात अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। होता क्या है बच्चों, जब हम एक चालक तार लेते हैं और उसके बेटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, मोटाई बढ़ाते हैं, आप ऐसा समझिए आप बेटा गाड़ी से या साइकिल से जा रहे हैं, दो अलग अलग रोड है, एक है पतली सकरी रोड और दूसरी बेटा चौड़ी रोड, 4 वे मान लो, है ना। एक आपके गली मोहल्ला की पतली रोड बेटा और एक है चौड़ी रोड 4 वे वाली। तो आप बताइए कहां रुकावट ज्यादा आएगी, कहां आपको बार बार ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल बहुत आसानी से बच्चों आप बता सकते हो कि सकरी रोड जो है उसमें मुझे रुकावट ज्यादा आएगी, उसमें मुझे गाड़ी चलाते समय बार बार ब्रेक लगाना होगा। यानी कि पतली सड़क होगी तो रुकावट ज्यादा आएगी, चौड़ी सड़क होगी तो रुकावट कम आएगी। ऐसे ही बच्चों जब हम एक मोटा तार लेते हैं, मोटा तार लेते हैं बेटा मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक रखते हैं तो उसमें रुकावट कम आती है, और पतला तार लेते हैं यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक रखते हैं तो रुकावट बेटा कैसी आएगी, आ, अगर हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक रखते हैं तो रुकावट कम आएगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम रखते हैं तो रुकावट ज्यादा आएगी, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं, समझते हैं इस बात को। हम बोलेंगे किसी चालक तार, किसी चालक तार के, किसी चालक तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध क्या होगा बेटा, देखो फिर से एक बार सुनो। हमने क्या बोले, हमने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाए मतलब मोटाई बढ़ाए तो प्रतिरोध घटा, एक को बढ़ाए दूसरा घटा, एक को बढ़ाने पर अगर दूसरा घटता बेटा तो इसे हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोध, यानी कि आर कौमा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट
के क्षेत्रफल को बच्चों यहां पर हम इससे प्रदर्शित करेंगे, ए से, है ना। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कोष्टक में लिख लेंगे ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, याद रखने लायक बात है, इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखें। एक एक चीज में आपको आराम आराम से बेटा इसलिए समझा रहा हूं कि आपको चैप्टर बढ़िया से समझ में आ जाए। यानी कि जो प्रतिरोध है व्युत्क्रमानुपाती होगा बेटा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। ठीक है, याद रखने लायक बात है। ठीक है भाई साहब, यानी कि मोटा तार है, मोटा तार है तो प्रतिरोध बेटा कैसा रहेगा, कम। पतला तार है तो प्रतिरोध कैसा रहेगा, ज्यादा। इसको ऐसे याद रखें, छोटे मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, लंबे पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। छोटे मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है बेटा, छोटे मोटे लोगों को कम रुकावट आती है, लेकिन लंबे और बेटा पतले तार को रुकावट ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें, छोटे मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, लंबे पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। तो चलिए बेटा, अब तीसरे कारक की ओर मैं बात करता हूं, और तीसरा कारक है बच्चों क्या, ताप। अब होता क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब कौन जा रहा है बेटा, हमने पढ़े विद्युत धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर। यानी कि धारा प्रवाहित हो रही है मतलब कि आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। तो जब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो भागते भागते ये आपस में टकराते हैं, उन्हीं टक्करों के कारण रुकावट आती है। अगर इलेक्ट्रॉन बेटा टकराए नहीं तो ये बहुत तेजी से भागेंगे, लेकिन जब ये आपस में टकराते हैं तो उसके कारण इनमें रुकावट आती है, और वही कहलाता है इसका प्रतिरोध। तो अब जो प्रतिरोध है बेटा ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, ताप बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और तेजी से भागेंगे, और तेजी से भागेंगे इधर उधर बेटा, तो टक्करें बढ़ेंगी। जितनी ज्यादा टक्करें होंगी बेटा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, रुकावट उतनी ज्यादा होगी। यानी हम सिंपल सी ये बात ध्यान रखें, आपको बेटा बिल्कुल पूछी जा सकती है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा। तो याद रखें बेटा, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध क्या होता है बेटा, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, याद रखना, आप लोग भूलना नहीं है आपको ये। अब चलिए कंक्लूजन पर आते हैं। जब हमने पहले देखे लंबाई, तो हमने बोले बेटा क्या कि जो प्रतिरोध है समानुपाती होगा लंबाई के। लंबाई जितनी बढ़ाओगे, तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी बेटा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, रुकावट उतनी ज्यादा आएगी। ठीक है, दूसरा हमने बोले कि जो प्रतिरोध है व्युत्क्रमानुपाती होगा क्षेत्रफल के। ठीक है बच्चों, अब ये इसको हमने दिया समीकरण 1, बेटा इसको समीकरण दिया 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 तथा 2 से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो बेटा समीकरण 1 तथा 2 को अगर मिला के आप लिखो तो बड़े आराम से आप लिखोगे R, और ये समानुपाती का चिन्ह है बेटा, L ऊपर रहेगा और A रहेगा नीचे। L मतलब क्या है, तार की लंबाई, A मतलब है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये आ गया बच्चों। अब इस समानुपाती चिन्ह को बराबर में बदलने का समय आ चुका है, और जब जब बेटा समानुपाती को हम बराबर में बदलते हैं तो एक नियतांक हमें लगाना, यहां पर भी एक नियतांक हम लगाएंगे, और यहां पर बेटा हम नियतांक लगाते हैं रो। थोड़ा सा पी जैसा बनता है बेटा, ये रो पढ़ते हैं इसे हम। ठीक है ना, नियतांक क्या लगाए बच्चों यहां पर हमने, रो। इसे पढ़ोगे क्या आप लोग आज से, रो। ठीक है, रो एक नियतांक है, इंटू एल अपॉन ए। ये बन गया बेटा एक और सूत्र। क्या ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए आगे चल के आपको पता चलेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल भी आपकी बुक में दिए हुए हैं बेटा, लास्ट में मैं एक्सरसाइज जरूर कराऊंगा, है ना। तो यहां पर रो बराबर क्या होगा बेटा, देखते हैं हम लोग। रो एक क्या है बेटा, रो है एक नियतांक। ठीक है, रो क्या है बच्चों, एक नियतांक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, इसे ही हम कहते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोध नहीं बेटा, प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध तो था ये आर, रो क्या है बच्चों यहां पर, प्रतिरोधकता।
अब ये प्रतिरोधकता क्या है इसके बारे में भी हमें समझना है, अगला टॉपिक हमारा यही होने वाला है। तो चलिए बेटा देखते हैं हम। यहां से अगर मैं रो का सूत्र लिखूं बेटा, रो बराबर ये L बटे ए इस साइड आएगा गुणा में, तो R गुणित L बटे ए जब इस साइड आएगा बेटा ये हो जाएगा A बटे L। ठीक है भाई साहब, रो बराबर R गुणित A बटे L। काश बच्चों ए जो है, ए मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हो जाए 1 मीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल की इकाई क्या लिखते हैं हम, वर्ग मीटर, तो 1 वर्ग मीटर हो जाए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तथा बेटा तार की लंबाई हो जाए 1 मीटर। ठीक है, ए 1 वर्ग मीटर हो जाए और लंबाई हो जाए 1 मीटर, तो क्या होगा फिर बच्चों, ऐसे में हम बड़े आराम से लिख पाएंगे, रो बराबर आएगा बेटा किसके, आर के। रो बराबर क्या आ जाएगा बेटा, आर। यहां से रो की परिभाषा बनेगी। अब रो को हम क्या बोल रहे हैं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या बेटा कभी कभी इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ध्यान रखें, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध एक ही बात होती है। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं हम, बड़े आराम आराम से देखिए बेटा, सब कुछ समझ में आएगा आपको। परिभाषा क्या लिखे, परिभाषा लिखते हैं, यदि किसी चालक तार, यदि किसी चालक तार की लंबाई कितनी हो बेटा, तार की लंबाई कितनी करना है हमें बच्चों, 1 मीटर, तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना कर दें बेटा हम, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम कर दें 1 मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर। ठीक है, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो तो उसके प्रतिरोध को क्या कहेंगे बच्चों, हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को क्या कहेंगे बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या क्या बोलेंगे बच्चों, प्रतिरोधकता, या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको अगर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा पूछता है तो बड़े आराम से आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको करने के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं अब इसकी बच्चों, अब बात करते हैं इसकी इकाई की। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध, अच्छा पहले थोड़ा सा और समझो बेटा, थोड़ी सी बातें और करते हैं अपन। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, तो हमने बोला विशिष्ट प्रतिरोध मतलब है तो प्रतिरोध, है तो रुकावट, लेकिन विशिष्ट मतलब बेटा कुछ विशिष्ट है, कुछ विशेष है, कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है, कि तार की लंबाई होनी चाहिए 1 मीटर और उसकी बेटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। जैसे बेटा आपके घर में कोई भी तार पड़ा हुआ है, उस तार में, उस वायर में बेटा धारा के प्रवाह में जो रुकावट आएगी वो कहलाएगी क्या, एक वो कहलाएगी बेटा प्रतिरोध। ठीक है, क्या कहलाएगी बच्चों, प्रतिरोध। लेकिन अगर उस तार की लंबाई रही 1 मीटर और उसकी बेटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रहा 1 मीटर स्क्वायर, तो आप उसे फिर प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, फिर बच्चों आप उसमें आने वाली रुकावट को, उसमें आने वाले प्रतिरोध को प्रतिरोधकता बोलेंगे। आती बच्चों बात समझ में, चलिए बढ़िया। तो अब कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध ही है यदि तार की लंबाई 1 मीटर हो, तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। अब इसकी इकाई बनाते हैं बेटा अपन, है ना, क्या बना रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की इकाई, प्रतिरोधकता की इकाई। ठीक है बेटा, तो क्या इकाई होगी, चलिए देखते हैं।
हमने इसका फॉर्मूला क्या लिखा, रो बराबर आर इंटू ए बटे एल। अब इकाई बनाना है हमें रो की, तो रो बराबर क्या होगा बेटा, आर की इकाई, आर की इकाई तो सर प्रतिरोध है, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, गुणित एरिया, ए मतलब है बेटा एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग मीटर, लंबाई की इकाई होती है बेटा मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो की इकाई क्या आ गई बेटा, ओ मीटर। क्या आ गई बच्चों, ओ मीटर। ये होती है प्रतिरोधकता की इकाई, या बेटा आप बोल सकते हो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई। ठीक है, याद रखने लायक है बेटा, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, विशिष्ट प्रतिरोध की होती है ओम मीटर, धारा की होती है एम्पियर, और बेटा धारा की होती है एम्पियर, और विभवांतर की होती है वोल्ट। इतनी बातें अभी तक आपको ध्यान रखने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं। अब हम देखें कि जैसे प्रतिरोध जो था तार की लंबाई पर निर्भर कर रहा था, प्रतिरोध तार की मोटाई यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा था, क्या प्रतिरोधकता भी इन पर निर्भर करेगी, बिल्कुल नहीं बेटा, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी बेटा, क्योंकि क्योंकि प्रतिरोधकता तो सर परिभाषित की जाती है 1 मीटर लंबे तार के लिए या 1 वर्ग मीटर लंबे तार के लिए, सॉरी 1 मीटर तार के लिए या 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के लिए। मतलब कि अगर मैं विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा जब भी लिख रहा हूं या एक तार के लिए विशिष्ट प्रतिरोध बताना चाह रहा हूं, तो बेटा क्या होना चाहिए, तो उसकी लंबाई होना चाहिए बच्चों कितनी, 1 मीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि चौड़ा जो क्षेत्रफल है बेटा मोटाई जो है वो होनी चाहिए 1 वर्ग मीटर। तो इसका लंबाई और मोटाई से अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चाहे लंबाई कितनी भी हो तार की, चाहे बेटा मोटाई कितनी भी हो, हमें तो 1 मीटर लंबे तार के लिए ही प्रतिरोधकता बतानी होती है। तो इससे आप एक बात याद रखें कि चालक तार किसी चालक तार की का विशिष्ट प्रतिरोध तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। तो ध्यान रखना बेटा, जो प्रतिरोधकता है या विशिष्ट प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर या लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों सर, क्योंकि बेटा ये 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के लिए ही परिभाषित होता है। बढ़िया है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में कुछ और। हाँ, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध बेटा ताप पर निर्भर करता है, ताप बढ़ाओगे टक्करें बढ़ेंगी तो विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो अगली बात यह है कि ताप बढ़ाने पर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या बेटा जिसको हम बोल रहे हैं क्या, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है बेटा, बढ़ती है। ठीक है ना, तो याद रखना बेटा ताप पर बस निर्भर करेगी प्रतिरोधकता, लंबाई पर नहीं करेगी और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी नहीं करेगी। चलिए और आगे बातें करते हैं। अब देखिए बेटा पदार्थ 3 तरह के होते हैं, सुचालक, ठीक है बेटा, और कुचालक, और कुछ होते अर्धचालक। ठीक है, सुचालक, कुचालक, और बेटा कुछ मिले जुले होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, अर्धचालक। तो सुचालक किसे कहते हैं, जो विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रवाहित करते हैं वे होते हैं बेटा सुचालक। जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वे कहलाते हैं कुचालक, और जिनमें बेटा थोड़ी बहुत विद्युत धारा प्रवाहित होती वे होते हैं अर्धचालक। ठीक है, इनमें बहुत अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होगी,
इनमें बेटा नहीं होगी, इनमें कम होगी। सुचालक से तो कम धारा प्रवाहित होगी, लेकिन कुचालक की तुलना में ज्यादा होगी। ठीक है। अब बच्चों, जो भी शुद्ध धातुएं हैं आपकी, शुद्ध धातुएं जो भी हैं बेटा, वो सब क्या है आपकी सुचालक। ठीक है। शुद्ध धातुएं जब हम बोलते हैं तो चांदी बेटा, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम और भी लोहा, जिंक, ठीक है ना, और भी बहुत सारी धातुएं बेटा, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जितनी भी शुद्ध धातुएं हैं, ये सब की सब क्या है बेटा, ये सब की सब होती हैं सुचालक। ठीक है ना, धातुओं में से धारा प्रवाहित होती क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कुचालक की बात करें बेटा, तो कुचालक जैसे अधातुएं हैं जितनी भी, वो सब कुचालक है, लेकिन बेटा किसको छोड़ करके, अपवाद के रूप में ग्रेफाइट को छोड़ करके। अपवाद इसका क्या है बेटा, अपवाद याद रखना ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, एक कुचालक है, सुचालक है सॉरी बेटा, लेकिन ये क्या होता है, अधातु होता है। तो एक अधातु सुचालक का नाम आपसे कोई पूछे बेटा, तो याद रखना क्या है, ग्रेफाइट। हाँ, उदाहरण के लिए बेटा, वैसे तो हम बहुत सारी बोल सकते हैं, क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, सल्फर, फास्फोरस, बहुत सारी धातुएं, लेकिन साथ में कुछ अन्य पदार्थ जैसे बेटा कांच। कांच आपका क्या है, एक कुचालक है। ठीक है। रबर, ये भी कुचालक है। प्लास्टिक, ये भी बेटा कुचालक है। तो ऐसे हमारे आसपास पाए जाने वाले बहुत सारे पदार्थ हैं जो सुचालक भी होते हैं और कुचालक भी होते हैं। अर्धचालक, अर्धचालक में बेटा आती है मिश्र धातुएं। ध्यान रखें, अर्धचालक में बेटा कौन आती है, मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं जब हम बोलते हैं बेटा, मतलब कि दो या दो से अधिक धातुओं का जो मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण है बेटा, उसे हम बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे बेटा पीतल, पीतल आपके घरों में उपयोग में होता होगा पानी भरने में, आजकल तो बेटा कम होता है, लेकिन पीतल के भगवान अपने यहाँ जनरली हर घर में होते हैं, है ना। तो पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलकर बनता है, एक मिश्र धातु है। इसके अलावा बेटा जस्ता है ना, जिसको हम सॉरी जर्मन सिल्वर, जस्ता नहीं बेटा, जस्ता मतलब तो जिंक ही होता है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो होता है निकेल, कॉपर तथा जिंक से मिलकर के बनता है। इसके अलावा बेटा स्टेनलेस स्टील, जिसमें आप खाना खाते हो जिन बर्तनों में, वो सब क्या है, स्टेनलेस स्टील। तो ये मिश्र धातुएं हैं। तो मिश्र धातुओं में बेटा जैसे हम लिख सकते हैं क्या, जैसे हमने लिखा पीतल, और क्या लिख सकते हैं हम, कांसा। कांसा भी अपने घरों में बेटा उपयोग में लाया जाता है, पुराने जमाने में बहुत ज्यादा था, अभी तो बहुत कम हो गया। और इसके अलावा और कौन सा बेटा, जैसे आप लिख सकते हो स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। और क्या लिख सकते हो, जैसे यहां पर हम यूज करते हैं नाइक्रोम का, नाइक्रोम। ठीक है बेटा। तो ये होती हैं मिश्र धातुएं। अब मैंने क्या बोला, अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे अच्छे चालक कौन है, तो मैं बोलूंगा सुचालक यानी कि धातुएं। और कुचालक कौन है, अधातुएं, जो मैंने आपके सामने भी लिख दिया बेटा, उदाहरण और दूसरे भी लिख दिया, कांच, रबर, प्लास्टिक। अर्धचालक, अर्धचालक में बेटा आती है ज्यादातर मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं और भी होते हैं बेटा अर्धचालक अलग अलग प्रकार के, वो तो आप बहुत डिटेल में 12वीं वगैरह में बेटा पढ़ोगे, लेकिन अभी फिलहाल छोटे रूप में मैं ऐसे आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनो। अभी होता क्या है, ये बहुत अच्छे सुचालक हैं। क्यों है सर, क्योंकि बेटा इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। तो पहली बात आप याद रखें कि जितने भी सुचालक हैं उनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। सुचालक, सुचालकों की क्या बेटा, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता बोलिए आप, या बेटा विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए, बात एक ही है, बहुत कम होती है। बहुत कम बेटा, ये लगभग अगर देखी जाए तो 10 की घात ऋण 6 से 10 की घात ऋण 8 के बीच मिलती है। 10 की घात ऋण 8 से 10 की घात ऋण 6 के बीच पाई जाती है। ठीक है ना, यूनिट क्या है इसकी, ओम मीटर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, याद रखें बेटा, वैल्यू याद ना रखें, बस ये याद रखें कि सुचालकों की प्रतिरोधकता बहुत कम है। क्यों सर, कैसे पता, तो बेटा प्रतिरोधकता कम है इसीलिए तो वो अच्छे सुचालक हैं भाई। जिसमें रुकावट कम होगी वही तो अच्छे से धारा प्रवाहित करेगा, रुकावट अगर ज्यादा होती तो ये अच्छे से धारा प्रवाहित नहीं करते। ठीक है बेटा, तो सुचालकों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है,
जबकि अगर हम बात करें कुचालक की बेटा, तो कुचालकों की तो बहुत अधिक होती है, कुचालकों की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है बेटा, बहुत अधिक होती है। प्रतिरोधकता अधिक है मतलब रुकावट अधिक है, रुकावट अधिक है मतलब इनमें से धारा ज्यादा प्रवाहित नहीं हो पाती। लगभग 10 की घात 10 से 10 की घात 17, 10 की घात 10 से 10 की घात 17 ओम मीटर के बीच में होती इनकी क्या बेटा प्रतिरोधकता, बहुत अधिक, इतनी अधिक होती है कि ये धारा प्रवाहित नहीं कर पाते, रुकावट बहुत ज्यादा होती है बेटा। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मिश्र धातु बनाने पर, मतलब जो भी मिश्र धातुएं होती हैं बेटा, मतलब आपने दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाए तो क्या बने, मिश्र धातु। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता या बेटा विशिष्ट प्रतिरोध आप लिख सकते हैं, इससे शुद्ध धातु की तुलना में, शुद्ध धातु की तुलना में अधिक होती है, की तुलना में अधिक होती है। ठीक है बेटा, इससे क्या होगा, इससे चालकता धातुओं से तो ज्यादा रहेगी लेकिन शुद्ध धातुओं की तुलना में कम हो जाएगी, अधिक होती है। ठीक है बेटा, वही 10 की घात ऋण 6 से 10 की घात ऋण 4 के बीच बेटा लगभग होती है। ठीक है, तो ये तीन बात है। अब हमने मिश्र धातु बनाए तो इससे क्या फायदा क्या हुआ, क्या इससे कोई फायदा होता है या ऐसे ही हम बना रहे हैं बेटा। तो एक और बात मैं आपको बताता हूं, आप देखिएगा बेटा, जितने भी ऐसे उपकरण हैं जिनमें हम किसी चीज को गर्म करते हैं, जैसे आपके घर में बेटा प्रेस होगा, जिससे अपन कपड़े आयरन करते हैं बेटा, प्रेस करते हैं ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इस्त्री, है ना। तो इस्त्री जो होगा बेटा उसकी बात कर सकते हैं आप, या रूम हीटर, आग तापने के लिए बेटा अपन जो रूम हीटर का उपयोग करते हैं उसकी बात कर सकते हो। टोस्टर बेटा सामान्यतः घरों में बेटा हाई सोसाइटी में होता है, अपने मध्यम वर्गीय घरों में तो टोस्टर होता नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, जो ब्रेड होती है उसको गर्म करके टोस्ट बनाया जाता है ना। तो ऐसे उपकरण जो होते हैं उनमें हम शुद्ध धातुओं का उपयोग नहीं करते। आप बेटा हीटर का उदाहरण लो या प्रेस का उदाहरण लो, उनमें शुद्ध धातुओं का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, क्योंकि शुद्ध धातुएं चालक तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक बात यह है कि इनके गलनांक कम होते हैं, गलनांक निम्न होते हैं बेटा, यानी कि ये कम ताप पे गल सकती हैं। अब आप हीटर को जब गर्म करते देखे होगे बेटा कि अंदर की जो कॉइल होती है वो तो लाल गर्म हो जाती है एकदम, अगर उतनी गर्म कोई धातु हो गई तो वो तो पिघल जाएगी, पिघल जाएगी तो आपका जो बेटा मान लो हीटर है या प्रेस है वो तो खराब हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि जो धातु मैं उसमें उपयोग में ला रहा हूं वो पिघले ना, मतलब उसका गलनांक बच्चों कैसा हो, अच्छा ज्यादा हो, अच्छा खासा गलनांक हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मिश्र धातु बनाने पर, मिश्र धातु बनाने पर गलनांक, या ऐसा लिखो बेटा, मिश्र धातु बनाने पर लिख सकते हैं लेकिन इससे अच्छा होगा मिश्र धातुओं का गलनांक, किससे बेटा, गलनांक शुद्ध धातुओं की तुलना में, शुद्ध धातुओं से कैसा होता है बेटा, गलनांक अधिक होता है, अधिक होता है। अब गलनांक अधिक होता है तो इससे क्या होगा, जिसके कारण, जिसके कारण गर्म करने वाले विद्युत उपकरण, गर्म करने वाले विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण, जैसे बेटा उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो प्रेस, यानी कि इसको अपन शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इस्त्री। ठीक है बेटा, स्त्री वो नहीं बेटा, स्त्री दूसरी होती, वो ये वो स्त्री का लाना वो वाला नहीं, ये है स्त्री, है ना। स्त्री हो सकता है, या बेटा अपन बोल सकते हैं हीटर, हीटर आदि में इनका उपयोग किया जाता है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इनमें मतलब स्त्री प्रेस या बेटा हीटर में
मिश्र धातुओं का उपयोग क्यों होता है या नाइक्रोम का उपयोग क्यों होता है? तो याद रखना बेटा, क्योंकि उनका गलनांक जो है वो अधिक है ना, उपयोग किया जाता है। चलिए एक बात, अब इसमें एक और आखिरी बात मैं ये बोलूंगा कि जो आपका बल्ब है बेटा, विद्युत बल्ब, बल्ब मतलब मैं कौन से आजकल के एलईडी बल्ब की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं पुराने जमाने के जो सूर्य के बेटा 10 रुपए वाले बल्ब आते थे जो पीले कलर की रोशनी देते थे, उनकी बात कर रहा हूं। उनमें आपने देखा होगा बल्ब होता था बेटा, और ऐसे दो तार लगे रहते थे, तारों को ऐसे 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 एक बड़ा पतला सा तार से जोड़ा जाता था। वो पतला सा तार बेटा टंगस्टन का होता था। वही तार लाल गर्म होता था और उसी के गर्म होने से बेटा उजाला होता था, है ना। तो उसकी बात अगर करें तो हम बोलेंगे कि बल्ब का तंतु, विद्युत बल्बों का जो तंतु होता है बेटा, विद्युत बल्बों का तंतु, बल्बों का तंतु किससे बनाया जाता है बेटा? टंगस्टन धातु से बनाया जाता है। टंगस्टन, इसका संकेत बेटा डब्ल्यू होता है ना, टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? कि इसका गलनांक, क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसका क्या बेटा गलनांक अत्याधिक होता है, अत्याधिक उच्च होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अपन इसको भी लिख सकते हैं। बढ़िया है। तो इस तरह से हमने बातें की। एक और बात बेटा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है, तो याद रखना बेटा चांदी, यानी कि सिल्वर जिसको अपन Ag से प्रदर्शित करते हैं, तथा कॉपर, कॉपर यानी बेटा तांबा, है ना, जिसको अपन Cu से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातुएं हैं, सर्वाधिक सुचालक धातुएं होती हैं। कैसे पता बेटा? एक आपकी एनसीईआरटी किताब में सारणी बनी हुई है जिसमें अलग अलग धातुओं, अधातुओं और बेटा मिश्र धातुओं के आपको क्या दिए हुए हैं, क्या दिए हुए बेटा? प्रतिरोधकता है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। तो क्योंकि इनका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम है, इसलिए ये सबसे अच्छी धातु है, सबसे अच्छी सुचालक है बेटा। तो हमारे घरों में हम विद्युत के लिए कॉपर का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, हाँ चांदी का करना चाहिए बेटा सबसे अच्छा, लेकिन बेटा आप भी जानते हो चांदी तो बहुत महंगी है, तो इसका उपयोग हम कर नहीं सकते। और अगर कोई कर भी लेगा बेटा तो घर से सामान चोरी होना बंद हो जाएगा, सब लोग आपके घर का वायर चोरी करेंगे फिर, है ना। तो सुचालक धातुएं होती हैं। तो याद रखें बेटा, सर्वाधिक सुचालक धातुएं कौन कौन है? सिल्वर तथा कॉपर, यानी कि चांदी तथा कॉपर बेटा, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम है। तो इस तरह से बेटा प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, मैंने सारी बातें आपको बताया, एक एक पॉइंट पे मैंने बात की। बोर्ड एग्जाम में बेटा इनमें से कुछ ना कुछ तो आपको जरूर पूछा जा सकता है, अच्छे से इसको नोट कर ले प्रॉपर। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।